हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम डील करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 39 को, जो कि बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन एक प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसमें कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में, और वो ये अपेक्षा करता है कोर्ट से कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, वो अपने अपने अपोजिट पार्टी को रोके किसी काम को करने से, या फिर पर्टिकुलर काम को बोले कि हाँ भाई ये काम करो आप। तो ये जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है वो। तो ऐसे केसेस में कोर्ट के द्वारा ये टेम्परेरी इंजंक्शन जो है इशू किया जाता है। ये जो है ना कई प्रकार का हो सकता है। ये अगर हम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन जो कि बात करता है ऑर्डर 39 सीपीसी, और एक होता है परपेचुअल इंजंक्शन जो कि सेक्शन 37(2) और सेक्शन 38 एसआरए बात करता है, परपेचुअल इंजंक्शन। और वहीं अगर हम वो बात करें कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर के हिसाब से, तो ये जो है ये भी इंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन सेक्शन 39 ऑफ एसआरए में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर 39 को सीपीसी। और आइए सबसे पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि स्टे और इंजंक्शन में डिफरेंस क्या है। जनरली लोग जो है किसी भी इस तरह के प्रोसीडिंग को, जब हम सपोज़ कोई एग्जांपल में लेते हैं कि कोई केस चल रहा है, ठीक है, और ऐसे केस में सामने वाली पार्टी जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है या फिर उसको डिमोलिश कर रही है, तो ऐसे केसेस में लोग जो हैं एक पार्टी जो है एग्रीड पार्टी वो चली जाती है कोर्ट, वहाँ पर इंजंक्शन के लिए ऑर्डर लेने के लिए बोलती है, ठीक है ना। देन अब यहाँ पर जनरली जो लोग जो हैं आम भाषा में इसको बोलते हैं स्टे, वो स्टे ले आया या मैं स्टे लेने जा रहा हूँ। तो ये लीगल लैंग्वेज में ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट वर्ड है। और स्टे जो है एक प्रकार का ये स्टे वर्ड जो है कोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है स्टॉपेज और सस्पेंशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहाँ पर जो है कोर्ट अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देता है या उसका सस्पेंशन कर देता है। अब यहाँ पर ऐसे केस, इन केसेस में ये होता है कि कोर्ट या तो अपने खुद की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाता है, ठीक है, या तो वो अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा देता है। तो ये होता है स्टे ऑर्डर। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ये कोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इंजंक्शन होता है वो पार्टी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट जो है कोर्ट ऑर्डर देता है पार्टी को कि आप ये काम करेंगे और या फिर आप ये जो है काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट जो है एक प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं उसको जो पर्टिकुलर जो पार्टी है उसके राइट्स को प्रिजर्व करना है, प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना है, जब तक कि ये जो पूरा केस है इस पर जो है एडजुडिकेशन नहीं हो जाता कोर्ट की तरफ से। और इसमें जो है एक केस था पोलिंस वर्सेस ग्रे 1879 का, जिसमें कि बोला गया था कि ये इस प्रकार के जो इंजंक्शन जो इशू किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, कहीं ना कहीं ये जो है फ्यूचर की जो पॉसिबल इंजरी, मतलब भविष्य में अगर होने वाली कोई इंजरी है पार्टीज़ को, उस पर रोक लगाती है। प्रिवेंटिव मेज़र है एक प्रकार का, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाली इंजरीज को रोकता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है ये। और इसमें अगर बात करें इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर जो है जो सूट है उस सूट की पार्टीज़, वेदर इट में बी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, नो एनी थर्ड पार्टी, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी इसमें इंटरिम इंजंक्शंस के लिए, टेम्परेरी इंजंक्शंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं डाल सकती। और यहाँ पर जो है वैसे ही सेम चीज़ है कि किसके खिलाफ किया जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है किसी दूसरे थर्ड पर्सन या किसी स्ट्रेंजर के खिलाफ इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू नहीं किए जाते यहाँ पर ऐसे केसेस में। ये जो पार्टीज़ ऑफ द सूट है उनके लिए ही ये इंजंक्शंस होते हैं, उनके द्वारा और उनके लिए। और अगर ग्राउंड्स की बात करें तो उसका जो ग्राउंड दे रखे हैं ऑर्डर 39 रूल 1 में, कि इसमें बोला गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है इंडेंजर्ड है,
ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी के इसमें डिस्ट्रॉय होने का खतरा है, डिस्पोज ऑफ होने का खतरा है, या कह लें कि उसके डैमेज होने का खतरा है, वेस्ट होने का खतरा है, उसके एलियनेट होने का खतरा है, तो ऐसे केसेस में आप जो है कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं फॉर रिसीविंग टेम्परेरी इंजंक्शन। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर डिफेंडेंट जो है क्या कहते हैं कि अपने थ्रेट करता है या डिस्पोज ऑफ करता है किसी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या डिफ्रॉड करता है अपने क्रेडिटर्स को, तो इस केस में भी आप जो हैं जा सकते हैं कोर्ट में टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। और जो तीसरे ग्राउंड की बात करें, इसमें बोला गया है कि यहाँ पर जो है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को थ्रेट करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी सूट का ही जो है, सूट के मसले पर ही, केस से संबंधित ही जो है वो पार्टी है। और एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि जो इसका रूल 2 है वो बात करता है कि अगर डिफेंडेंट जो है कमिट करता है ब्रीच को रिगार्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी अदर इंजरीज, तो ऐसे केसेस में भी जो है टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किए जा सकते हैं। तो अगर बात करें कि ये जो इंजंक्शंस हैं, ये इसका नेचर क्या है, कि ये राइट है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, तो ये जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वाकई में पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन उस इंटाइटलमेंट है कि नहीं है, उसको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जज या पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, जुडिशियल सिविल जज, जूनियर डिवीज़न या सीनियर डिवीज़न या सिविल जज। तो ऐसे केसेस में एक केस था नियॉन लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। तो इस केस में 3 चीज़ें कही गई थी, 2016 का केस है, जिसमें 3 चीज़ें कही गई थी कि किसी भी केस में पर्टिकुलर टेम्परेरी इंजंक्शन देने से पहले कोर्ट जो है 3 फैक्टर्स पर अच्छी तरह से इसमें क्या कहते हैं कि उसको ऑब्जर्व करेगा, कंसीडर करेगा। फर्स्ट इज़ कि प्राइमा फेसाई केस, सेकंड इज़ irreparable लॉस, और थर्ड वन इज़ बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस इज़ इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर प्राइमा फेसाई केस की बात करूँ तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर कोर्ट जो है देखता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन देखता है, और उसके ब्याह पर आई हुई रिप्लाइज़ को देखता है, और एफिडेविट्स को देखता है, प्लीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को देखता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखता है वो। और इसमें कोर्ट का सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है कि वाकई में ये एप्लीकेशन लाई करती है कि नहीं करती है पर्टिकुलर मैटर पर। और इसके कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोर्ट कितनी सेटिस्फाई होती है उसकी एप्लीकेशन पर। और ये जो प्लेंटिफ के द्वारा इशू रेस किया जा रहा है, ये बोनाफाइड है कि नहीं है, और इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो प्लेंटिफ पर ही होगा, या ये कह सकते हो कि जो लेके आ रहा है इंजंक्शन की एप्लीकेशन लेके आ रहा है टेम्परेरी इंजंक्शन की, वो प्रूफ देगा इसके लिए कि वो क्यों लेके आ रहा है, क्यों ये चाहता है कि पर्टिकुलर पार्टी, सामने पार्टी वो काम करे या नहीं करे। और इरिपेरेबल इंजरीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है क्वांटम देखता है कोर्ट कि वाकई में कि अगर मैं दे देता हूँ इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी पार्टी के साथ इनजस्टिस हो जाए, और वो अगर मैं उसको दे दूँ और फिर बाद में उसकी रिकवरी ना हो सके, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी वो कई सारी चीज़ों को कंसीडर करता है। और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, और ये कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस, अगर आप इसमें पर्टिकुलर वर्ड को देखेंगे तो कन्वीनियंस को वो ब्रैकेट में है, उसके बाद INN ब्रैकेट शुरू होता है, देन अंदर में दे रखा कन्वीनियंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है कि ये देखता है कि सपोज़ पर्टिकुलर पार्टी अगर कोई एप्लीकेशन लेकर के आ रही है टेम्परेरी इंजंक्शन इशू को लेकर के, तो अगर वो कोर्ट ने अगर इशू कर दिया पर्टिकुलर पर्सन को, तो ऐसे केस में ऐसा ना हो जाए कहीं कि इसका इंटरेस्ट अगर इसके पक्ष में इशू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लॉस ना हो जाए
जो कि कहीं ना कहीं फिर वो बाद में अ, इस वर्ड से क्या समझ सकते हो कि वायलेशन ऑफ राइट्स, या फिर कह सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स, इसमें से जिसका भार ज़्यादा होगा तो ये जो है किसका पलड़ा भारी है, ये कोर्ट कंसीडर करेगा। कोर्ट कंसीडर करेगा, देखेगा उसको कि किसका पलड़ा भारी है। अगर मैं कोई इंजंक्शन इशू कर देता हूँ तो अगर कहीं ना कहीं अगर मैं मैं अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर इशू कर देता हूँ कि ठीक है मैं तुमको ये इस चीज़ को लेकर के मैंने इंजेक्शन जारी कर दिया, टेम्परेरी इंजेक्शन, और ये देखा कि भाई चलो ठीक है इसका जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन हो रहे हैं, और इसमें जो है अगर उसको कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो अदर दूसरी पार्टी की जो एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं इससे इसके राइट्स से ज़्यादा ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं या ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो देन वो वहाँ पर उस केस में उसको इंजंक्शन इशू नहीं करेगा। तो अगर अगर बात करें कोर्ट की इनहेरेंट पावर की, तो यहाँ पर कोर्ट जो है ऑर्डर 39 के अलावा वो 151 में भी जो है इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू कर सकती है। एक केस हुआ था मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, 1962 का केस था, जिसमें बोला गया था कि यहाँ जो है कोर्ट 150 सेक्शन 151 CPC के तहत जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू कर सकती है। और इसमें जो ऑर्डर 39 का रूल 3 है, इसमें ये भी बोला गया है कि नोटिस देने के बारे में बात की गई है कि अगर अगर आप टेम्परेरी इंजंक्शन जो है इशू कर रहे हैं एप्लीकेंट को, तो उस केस में आपको प्रायर उस केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को। ये एक जो नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, एक लिविंग मैक्सिम है, जो कि ऑडी अल्टरम पार्टम, सो नो वन शुड बी हर्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सामने वाली पार्टी को सुन के ही जो है इंजंक्शन इशू किए जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ मामले ऐसे होते हैं यहाँ पर कि बहुत इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी होता है कोर्ट का, नहीं तो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ को लेकर के, जिस चीज़ के लिए इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन डाली गई है, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या कह लें कि बहुत ही अनर्थ होने की संभावना होती है, ग्रॉस मैनिपुलेशन होता है किसी चीज़ को लेकर के। तो ऐसे केस में जो है एक और प्रोविज़न है एड इंटरिम का। तो यहाँ पर जो है कोर्ट एड इंटरिम का ऑर्डर पास करती है, जिसमें कि ये कह लो ये टेम्परेरी इंजंक्शन से छोटा ऑर्डर है, जिसमें कि इमीडिएट रिलीफ के लिए ऑर्डर पास किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये प्रोविज़न है। तो हम डील कर रहे थे रूल 3 ऑर्डर 39 नोटिस। यहाँ पर एक तो बात हो गई कि भाई चलो ठीक है, एंट्रीम इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने से पहले सामने पार्टी को बुला लो, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसका एक एक्सेप्शन भी है, यहाँ पर हम एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन भी इशू कर सकते हैं, बट कोर्ट को जो है रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग कि हाँ भाई वो किस लिए ऐसे क्या परिस्थितियाँ थी जिसमें कि सामने पार्टी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर वो एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू कर सकता है। और ये जो एप्लीकेशन है, इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो 30 दिनों के भीतर डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए। सो ये रूल 3 ये बात करता है। और एक्स पार्टी पर एक फेमस केस था, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड्स वर्सेस कार्तिक दास 1994 का, जिसमें कि एक्स पार्टी के बारे में बोला गया था कि हाँ भाई आप एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शंस भी इशू कर सकते हैं। सो रेस जुडिकाटा जो है ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, सो जो कि हमारे सेक्शन 11 CPC में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये ऑपरेट होगा एज ए रेस जुडिकाटा इफ इंजंक्शंस इज वंस ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड, ऑर्डर विल ऑपरेट टिल डिस्पोज ऑफ सूट। सो यहाँ पर जो है, तो ये जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं वो उस मैटर के, पर्टिकुलर मैटर के कंप्लीट डिस्पोजिशन होने तक वो ऑर्डर मान्य रहेगा। उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, दे दिया सो दे दिया। हालांकि वो उसके दे देने के बाद भी कई सारे ऐसे उसमें क्या कहते हैं कि ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर वो रिजेक्ट कर सकता है उसको, अपने एंट्रीम जो क्या वो टेम्परेरी इंजंक्शन के ऑर्डर को।
और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है एप्लीकेंट की डिमांड पर या खुद के डिस्क्रिप्शन पर। तो यहाँ पर जो है ये कि कब जारी होंगे, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी कि एक जो लैटिन मैगजिम है पेंडेंटे लाइट, यानी कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट टिल डिस्पोजल ऑफ सूट, या ये कह लो। तो ये है अपील आप कर सकते हो। आप जो हैं जब भी जो है अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है ऐसे केस में, या फिर नहीं पास किया जाता, तो ऐसे केस में जो है ये सब्जेक्ट टू द अपील हो जाता है। आप जो है इसकी अपील कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन भी आप इसमें रिवीजन के लिए भी जा सकते हो आप। और रिट पिटिशंस, सो ऐसे केस में अंडर आर्टिकल 226 और 227 आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, मेंटेनेबल हैं इस तरह के केसेस आप। और सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 136 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और इस तरह की जो सीपीसी में प्रोविजंस दे रखी हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पावर को छीनते नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ एन एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, सो इट हैज़ मोर पावर। सो अगर बात करते हैं, अगर इंजंक्शंस सपोज इंजंक्शंस इशू कर दिए गए, टेम्परेरी इंजंक्शंस इशू कर दिए गए, अगर उसको ब्रीच करती है सामने वाली पार्टी, और जो कि ये जो और इसका जो प्रोविज़न है वो ऑर्डर 39 रूल 2A में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर वो ब्रीच करती है ऐसे इंजंक्शंस को, तो यहाँ पर जो है पर्टिकुलर पर्सनस को, अपोनेंट को यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, ठीक है। या तो दोनों किए जा सकते हैं, अटैचमेंट भी हो सकता है उसकी, और प्रॉपर्टी भी, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और जो डिटेंशन का जो पीरियड है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मंथ तक ही होगा। और अटैचमेंट का जो पीरियड है वो फॉर 1 ईयर। बट अगर वो ब्रीच जो है कंटिन्यूटी, उसमें ब्रीच में कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो ऐसे केस में फिर उसे सोल्ड आउट भी हो जाएगा, सेल आउट भी कर दिया जाएगा उसको। देन जो आफ्टर सेल जो पैसा मिलेगा उसमें फिर यही होगा कि जो पैसा है उसको जो दे दिया जाए एप्लीकेंट को, और जो बचा हुआ है उसको दे दिया जाए, क्या कहते हैं कि अपोनेंट पार्टी को। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको जनरल वर्ड्स में ये समझ में आया होगा टेम्परेरी इंजंक्शन। सो आगे फर्दर वीडियोस पाने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है तो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करें। थैंक यू।